नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। मैं बात करने जा रहा हूं आज स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस है। याद रखेंगे, कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। यह है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस है अर्थात दोहरी झिल्ली से घिरी हुई एक संरचना होती है। जितने भी प्रकार के ऐसे जीव जो वायवीय शोषण करते हैं, एरियल रेस्पिरेशन करते हैं, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनेलिस है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस माइटोकॉन्ड्रिया है। आप सबने देखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो फिलामेंटस होता है। कैसा होता है? फिलामेंटस होता है, याद रखेंगे। ठीक है, फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस होता है या कणिका में भी हो सकता है और ग्रेन्युलर भी हो सकता है, ग्रेन्युलर। ठीक है, ये कोशिका द्रव्यीय कोशिकांग होता है। इसका नाम आप लोग बड़े शान से लेते हैं और जानते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से। पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, कोशिका का पावर हाउस या विद्युत गृह के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, अगर माइक्रोस्कोप के माध्यम से इसको देखते हैं तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये धागे नुमा संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। इसी के कारण इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड से निर्मित है, दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। माइटो फर्स्ट, इस ये जो दो ग्रीक वर्ड है कौन कौन सा है देख लीजिए। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइटोस, मीन्स होता है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स, और ग्रेन्यूल्स होता है, ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इसलिए इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले अगर डिस्कवरर की बात करें तो इसकी खोज सबसे पहले अगर किसी साइंटिस्ट ने किया था तो 1850 में एक साइंटिस्ट थे कोलिकर, कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा था। ठीक है, कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने इसको देखा था, ऑब्जर्व किया था। ठीक है, और उसके बाद 1882 में बाद में एक फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने इसका ऑब्जर्व करने के बाद इसको फिलिया नाम दिया था। याद रखेंगे आप लोग, फिलिया नाम दिया। एंड देन लास्ट कंटेंट की तरफ जाएंगे आप। 1890 के लगभग अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने इसे देखा था और इसे एक नाम दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। और लगभग 1897-98 में बेंडा नामक साइंटिस्ट ने इसका विस्तृत अध्ययन किया था, डिटेल्ड स्टडी किया था इसका। याद रखेंगे, डिटेल स्टडी किया गया था इसके द्वारा, बेंडा नामक साइंटिस्ट के द्वारा। और इन्होंने ही इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ठीक है, इसे प्लास्टोसोम्स, प्लाज्मोसोम्स, वर्मिक्यूलस, बायोप्लास्ट तथा कंड्रियोसोम्स नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कितने सारे नाम हो गए देख लीजिए आप। क्या क्या नाम है? प्लास्टोसोम्स, क्या क्या नाम है इसके देख लीजिए। प्लास्टोसोम्स, वर्मिकुलस, बायोप्लास्ट, कंड्रियोसोम। इतने सारे नाम है माइटोकॉन्ड्रिया के। क्लियर है? इसका जो स्टेन करते हैं, इसको स्टेनिंग जो गुण आता है इसमें, या जिसके कारण ये स्टेन होता है या दिखाई देता है आपको, वो होता है जेनस ग्रीन के द्वारा। किसके द्वारा? जेनस ग्रीन बी के द्वारा इसको स्टेन किया जाता है या रंगा जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पैरेलल या समान रूप से बिखरी हुई रहती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में इसका अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकते हैं, ये गति कर सकने में सक्षम है। स्थायी रूप से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता वाले क्षेत्रों के आसपास पाया जाता है, जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की जरूरत पड़ती है वहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में उन क्षेत्रों में स्थायी रूप से पाए जाते हैं जहाँ पर जो कोशिकाएं ज़्यादातर उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं, जहाँ पर एनर्जी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। और आपको पता होगा कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा का संचय करता है यही करता है, इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस विद्युत गृह के नाम से जाना गया है, शक्ति गृह के नाम से जाना गया है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, इसकी परिमाप के बारे में बात करते हैं। 0.3 माइक्रोन से 40 माइक्रोन तक हो सकती है साइज।
साइज जो होता है 0.3 माइक्रोन से 40 माइक्रोन तक हो सकती है। ठीक है, और इसका जो व्यास होता है 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक हो सकता है। आकार की बात करें तो फिलामेंटस होता है, ग्रेनुलर होता है, पहले ही बताया, क्लब शब्द में हो सकता है, गुंबदाकार में भी हो सकता है। संख्या की बात करते हैं तो प्रत्येक जीवित कोशिका में इसकी संख्या अलग अलग हो सकती है। उपापचयी कोशिकाओं में इसकी संख्या अधिक होती है। यकृत सेल जो लीवर सेल्स होती है इसमें 500 से लगभग 1600, और कैओस नामक सेल्स में लगभग 50,000 के आसपास। सियरचिन के अंडों में इसकी संख्या 1,40,000 हो सकती से 1,50,000 तक हो सकती है, अर्थात एक ऐसे के लगभग 1.5 लाख की संख्या में मिल सकती है। पादप कोशिकाओं में इसकी संख्या अपेक्षाकृत काफ़ी कम होती है। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में, आपको पता होना चाहिए। फिर सीधा सीधे चलते हैं अल्टर स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, देखते हैं हम लोग। ठीक है, जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का तो आपको क्या क्या दिखाई देता है। ठीक है, देखिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम लोग जब देखते हैं तो हमको क्या क्या दिखाई देता है। हमको अल्ट्रा स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो दिखाई देगा माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिखाई देगा। मतलब जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया थर्मस फ्लास्क के समान बाह्य व आंतरिक झिल्लियों से निर्मित दोहरी झिल्ली वाली संरचना के रूप में दिखाई देती है। मतलब इसका सबसे बाहरी संरचना है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सबसे बाहर आपको दिखाई देती है। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है ये द्विस्तरीय झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है। दोनों झिल्ली की मोटाई लगभग 75 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब ये क्या हो गया, डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई रहती है। ठीक है, प्रत्येक मेम्ब्रेन की जो मोटाई है वो 75 एंगस्ट्रॉम के लगभग होती है। ठीक है, दो झिल्ली के बीच के स्पेस 50 टू 60 एंगस्ट्रॉम 60 टू 100 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी होती है। अगर एक लेयर हो गया, सेकंड लेयर हो गया, तो दोनों के बीच की जो दूरी है, ये एक मेम्ब्रेन फर्स्ट, ये सेकंड मेम्ब्रेन, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर होती है लगभग 60 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। ठीक है, बाहरी और भीतरी झिल्लियों के बीच एक द्रव भरा रहता है जिसमें कोएंजाइम्स होता है। इसमें क्या भरा हुआ रहता है, एंजाइम्स भरा हुआ दिखाई देगा। एक स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, एक मेम्ब्रेनस वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। ये लगभग इस प्रकार की स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा। ये एक लेयर अब मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, सेकेंड लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दोहरी झिल्ली की बनी हुई संरचना के रूप में आपको ऐसे दिखाई देगी। क्लियर है, ये ऊपर का जो दिखाई देता है प्री माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कह सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है, समझ में आ गया। एक झिल्ली, दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना रहती है, इसको माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहेंगे आप लोग। क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहेंगे। क्लियर है। मेम्ब्रेन के बाद में जो दूसरा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल चेम्बर्स। ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो चेम्बर या वेश्म होता है दो भागों में बटा हुआ रहता है। एक होता है आउटर, इसका ए होता है आउटर और बी होता है इनर। ठीक है, जो आउटर चेम्बर होता है ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल चेम्बर कहलाता है। ये जो मेम्ब्रेन मैंने लिखा है इसी का नाम होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हैं इसी मेम्ब्रेन को, याद रखेंगे आप लोग, जो आउटर लेयर में होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्लियर है, समझ गए। ये बाह्य और भीतरी झिल्ली के मध्य उपस्थित 60 टू 18 एंगस्ट्रॉम चौड़ा वेश्म होता है जिसमें प्रोटीन, कोएंजाइम्स और इलेक्ट्रोलाइट्स विद्युत अपघट्य भरे होते हैं। क्या क्या भरे होते हैं इसमें, प्रोटीन्स होते हैं, कोएंजाइम्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भरे हुए इसमें दिखाई देंगे आउटर या बाह्य वेश्म में। क्लियर है। उसके बाद इनर जो वेश्म होगा, आंतरिक वेश्म होगा, इसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं या आधात्री कहते हैं। ये जो मैट्रिक्स या आधात्री है वो कैसे दिखाई देगा, देखो ये जो आउटर लेयर है वो कैसे दिखाई देता है। ये इसको मैं
इस रूप में अपन शो करें इसको। ये आपको एक लेयर शो हो रहा है, ठीक है। ये इस प्रकार से ऐसा अंदर मैट्रिक्स आपको दिखाई देगा, धातु दिखा दी। ये जो दिख रहा है ये चेम्बर ही है, याद रखेंगे। जो अभी आउटर चेम्बर पढ़े ना, तो ये हो गया इनर चेम्बर। इसके अंदर जो भरा होगा वो कहलाएगा मैट्रिक्स। ये इनर चेम्बर है, ये आउटर चेम्बर हो गया, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम ये ऐसे, ये मेम्ब्रेन बाहर का मतलब आंतरिक जो लेयर है उसमें भरे हुए पदार्थ, क्या क्या पदार्थ भरा हुआ है इसमें। अभी हमने कहा प्रोटीन, कोएंजाइम्स और इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर भरे हुए रहते हैं। तो ये जो बीच का स्ट्रक्चर अभी बना है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे हम लोग मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया मैट्रिक्स या आधात्री कहेंगे। मध्यस्थ गुहा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के बीच के भाग में होती है, गाढ़ा द्रव भरा रहता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहेंगे। होमोजीनस प्रकार का होता है, समांगी होता है। इसमें राउंड शब्द में डीएनए, सर्कुलर डीएनए 226 के संख्या में पाई जाती है, 226 की संख्या में पाई जाती है। सर्कुलर होती है, कैसे होती है, सर्कुलर डीएनए होती है। 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम्स मिलते हैं इसमें। ट्रांसफर आरएनए आपको देखने को मिलेगा इसमें, मैसेंजर आरएनए मिलेगा और डीएनए पॉलीमरेज मिलेगा, पॉलीमरेज एंजाइम मिलेगा, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलेगा, और मतलब प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित सभी एंजाइम मिलेगा। यही कारण है कि इसमें सारी चीज़ें पाए जाने के कारण इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस के नाम से, ऑर्गेनेलिस के नाम से भी जानते हैं। ये संतति कोशिकाओं में एक से पहुंचती है, आपको पता होना चाहिए। इनकी वंशागति की मैटरनल होती है, मतलब मातृक होती है। क्लियर है। ये सारी स्ट्रक्चर में से कुछ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे ये जो अधात्री है, मैट्रिक्स है, इसमें क्या क्या भरा हुआ है आपको मैंने बता दिया। क्लियर है। यहाँ पर अब कुछ स्ट्रक्चर के रूप में आपको ऐसा शो होगा, यहाँ पर ये ऐसा दानेदार संरचना के रूप में, ठीक है, ऐसा पूरे ऐसा बना हुआ दिखाई देगा आपको। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है आपको, ये इस रूप में ऐसा ये बना हुआ दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर चारों तरफ आपको ऐसे दिखाई देगा। ये जो अभी मैं शो कर रहा हूँ आपको, ये जो दानेदार संरचना आपको दिखाई दे रहा है, ये राइबोसोम का है। क्या है ये राइबोसोम है, राइबोसोम्स है। क्या है, राइबोसोम्स है, याद रखेंगे, जो कि मैट्रिक्स के ये लेयर से ढका हुआ पाया जाता है। और इस प्रकार का जो उभार बनता है इसमें, एक मिनट, ये राइबोसोम हो गया। क्लियर है। इसी राइबोसोम में बहुत सारे प्रकार के अणु, और अंदर आपको जो संरचना मिला था वो क्या नाम था उसका, उसको बोलते हैं डीएनए, ठीक है। वो इस प्रकार से ऐसा स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देगा, ये कहलाएगा डीएनए। सर्कुलर डीएनए आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें जो थर्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है स्ट्रक्चर में, वो होता है, बी हो गया, ये स्मॉल बी। थर्ड स्ट्रक्चर जो देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट और क्रिस्टी भी बोलते हैं इसको, क्रिस्टी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी बोलते हैं, सेकेंड थर्ड, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी है, भीतरी झिल्ली से अंदर की ओर कई वलन के रूप में दिखता है, ठीक है। भीतरी झिल्ली से अंदर की ओर, मतलब ये हो गया बाहर का, ये आउटर है ना, याद रखेंगे आउटर। मैट्रिक्स का अंदर जो दिखेगा ये इनर है, इनर। क्लियर है। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कहाँ दिखाई देगा आपको, उसके अंदर दिखाई देगा, भीतरी झिल्ली के अंदर की ओर। भीतरी झिल्ली के अंदर की ओर कई वलन दिखाई दे रहे हैं, फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको, वलन दिखाई दे रहे हैं, उंगलीकार या इनफोल्डिंग्स अंतर्वलन दिखाई दे रहे हैं, उंगलीकार या अंतर्वलन जो दिखाई दे रहा है आपको, इन अंतर्वलन को माइटोकॉन्ड्रिया क्रेस्ट या क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, मैं यहाँ पर एक नाम, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी, ठीक है। ये वलन के रूप में, उंगली समान उभार के रूप में आपको जो दिखाई देता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी कहलाता है। इसकी संख्या की बात करते हैं तो संख्या माइटोकॉन्ड्रिया की क्रियाशीलता को प्रभावित करती है। क्रिस्टी की संख्या, जितनी संख्या रहेगी उतना अच्छा होगा। क्रिस्टी जितने बड़े होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया उतना ही प्रबल होगा।
क्लियर है, तो हो गया माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। उसके बाद 4th नंबर में आपको मिलता है इसमें, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स। माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल पार्टिकल्स की बात जब भी हम लोग करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर, क्रिस्टी पर विशेष प्रकार के सूक्ष्म कण चिपके रहते हैं, जिसको हम F1 पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, एक सूक्ष्म कण चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, उस कण को क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल्स कहते हैं। अब वो F1 पार्टिकल कैसे दिखाई देगा आपको? देखिए, ये पूरा राउंड शब्द में बनना, ठीक है, ये इस प्रकार का गोल घेरे के रूप में, ये चारों तरफ ऐसा बनेगा। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आपको ये देखने को मिलेगा। ये है जो दानेदार संरचना यहाँ पर जो दिखाई दे रही है पूरे चारों तरफ, ये कहलाता है F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल्स, क्लियर है? F1 पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर हम अगर अलग से बनाए F1 पार्टिकल्स का, वो इस प्रकार से बनता है। इसमें हेड होता है, ठीक है, उसके बाद में स्टॉक होता है, ये हो गया हेड, ये हो गया स्टॉक, और ये हो गया बेस। ये ऐसा बना हुआ रहता है, ये ऐसा बना हुआ आपको दिखाई देगा। हेड का जो मेज़रमेंट है ये लगभग 80 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसका जो स्टॉक की लंबाई है 50 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यहाँ पर इसकी जो मोटाई होती है 33 एंगस्ट्रॉम, और जो बेस होता है इसकी जो लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 80 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक, ये हो गया बेस, ये हो गया स्टॉक, वृंत बोलते हैं जिसको हम लोग, और ये होता है हेड। ठीक है, टोटल इसकी लंबाई अगर हम लोग देखें तो लगभग 160 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 160 एंगस्ट्रॉम होता है। F1 पार्टिकल की संरचना बैडमिंटन के रैकेट के समान होती है, याद रखेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। अब माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन है, आंतरिक झिल्ली है, उसकी दीवार पर सूक्ष्म कण के रूप में चिपके रहते हैं F1 पार्टिकल, या ऑक्सीजोम्स कहलाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजोम्स कहते हैं, या एलिमेंट्री पार्टिकल बोलते हैं, और एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं, पार्टिकल्स कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। समझ में आया? ये F1 कण 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर पाए जाते हैं। प्रत्येक F1 की कण की लंबाई मैंने बताया 160 एंगस्ट्रॉम होती है। बेस भी बताया, स्टॉक भी बताया, हेड भी बताया। क्लियर है? F1 पार्टिकल प्रोटीन कॉर्टेक्स फॉस्फोलिपिड्स कोर का बना होता है। F1 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का काम करता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से संबंधित सभी एंजाइम इसी में पाए जाते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ETP के भी नाम से जानते हैं। ETP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रेगर नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि F1 कण में ATP सिंथेटाइज एंजाइम पाया जाता है, जो ऑक्सीकरण और फास्फोरिलेशन से संबंधित है। मतलब इसमें क्या एंजाइम? ATP मतलब ATPase और ATP सिंथेटाइज नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्लियर है? जो ऑक्सीकरण और फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया को संपन्न करने वाला रहता है। समझ रहे होंगे आप लोग। इसमें मैंने क्रिस्टी भी बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर का भी पूरा वर्णन किया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 27 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें दोहरी झिल्ली की बनी हुई बाहरी संरचना पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं इसमें, अगर हम F1 पार्टिकल में जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है वो कैसा मिलता है, और अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसमें जो इंटरनल लेयर मिलेगा, इनर चेम्बर मिलेगा, उसमें जो क्रिस्टी पाई जाती है उसमें F1 पार्टिकल और रेस्पिरेटरी चैन पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी चैन पाए जाते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कैसे चैन पाए जाते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसको भी देख लेंगे। ये हो गया आउटर चेम्बर, OC लिख रहा हूँ, इसमें आउटर चेम्बर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ इनर चेम्बर के रूप में। ठीक है, क्या है ये? इनर चेम्बर के रूप में। ये इस प्रकार का मैं यहाँ पर क्रिस्टी बना रहा हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हो गया इनर चेम्बर, IC। क्लियर है? यहाँ पर F1 पार्टिकल कैसे दिखाई देगा? ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे, ये इस प्रकार ऐसे संरचना में दिखाई देगा F1 पार्टिकल। और इस F1 पार्टिकल के बीच में ये जो पाई जाती है इस प्रकार कैसे, यहाँ पर भी ऐसे ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहा है ये है रेस्पिरेटरी चैन, रेस्पिरेटरी
चेन आपको दिखाई देगा, रेस्पिरेटरी चेन आपको दिखाई देगा। समझ में आ गया? ठीक है, जो ऑक्सीडेशन और फास्फोरिलेशन की क्रिया को संपन्न करता है। इस वीडियो में इतना ही माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अगर फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शन पहले से आप पता चल गया है कि ये इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस के रूप में इसको नॉमिनेट किया गया है, नामांकित किया गया है, आपको पता होना चाहिए। कार्य के बारे में बात करते हैं तो कोशिका का विद्युत भी कहते हैं, आपको तो पता ही है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणु का जब विघटन होता है तो पायरुविक अम्ल बनता है। पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एसिटिल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है। एसिटिल कोएंजाइम ए कृत चक्र में पहुंचता है, वहाँ पर वायवीय ऑक्सीकरण होता है। कृत चक्र माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, आपको पता होना चाहिए। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स है उसी में कृत चक्र होता है, मतलब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में ग्लाइकोलिसिस पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण कृत चक्र के दौरान जो 2 हाइड्रोजन मुक्त होते हैं, उन 2 हाइड्रोजन की सहायता से बाद में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया के द्वारा इलेक्ट्रॉन के प्रत्येक जोड़े से एटीपी के 3 अणु उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। एटीपी ट्रांसपोर्ट का काम करता है, मतलब जिस जगह ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा एकत्रित हो जाते हैं, उस जगह पर एटीपी का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। लिपिड्स का संश्लेषण करने की क्षमता इसमें होती है। मतलब लिपिड संश्लेषण से संबंधित इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में वसा की अतिरिक्त मात्रा संचित रहती है जो अंकुर होते हुए बीज में पोषण का काम आता है। ठीक है, तो ये फंक्शन में आ जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन फंक्शन इसमें कंप्लीट हो जाता है। आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, हिस्ट्री भी तैयार करिए कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, इसको किस किस नाम से बुलाया जाता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यू अपडेट आपको प्राप्त हो। थैंक यू।